निकायों को कर दिया। जो आज नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ये सब उसी समय की देन है 1909 की। और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। भारतीयों ने अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखी और कलकत्ता के चारों ओर अशांति फैल चुकी थी और प्रथम विश्व युद्ध भी चालू हो गया था। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ और भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो जर्मनी की सहायता लेने के लिए योजनाएं बनाई। भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से हेल्प ले लेते हैं, ऐसी योजना बनाई। तो भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जन्म हुआ उसी समय। और इसके बाद पंजाब में लाला लाजपत राय का नाम तो कोई सुना होगा। हरदयाल सिंह नेतृत्व कर रहे थे, लाला लाजपत राय और हरदयाल सिंह। और हमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, ये सबको दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमे में मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड की सजा दी थी दिल्ली के लिए षड्यंत्र कर रहे होकर। तो कैलिफोर्निया में गदर पार्टी स्थापित की गई। गदर पार्टी जब कोई सुने हो, कैलिफोर्निया में स्थापित की गई गदर पार्टी। और लाहौर में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई। लाहौर में बम बनाने की फैक्ट्री। भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। भारत के जो मुस्लिम थे ना, वो सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। और 1909 से 1917 तक भारत में ऐसी कई घटनाएं घटी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण विवश होकर ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 पारित करना पड़ा। और भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू जेम्स बोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू जेम्स बोर्ड सुधार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से जो शासन लागू किया गया था वो 1935 तक चला। 1935 तक। अब इसका उद्देश्य क्या था 1919 को लागू करने का, पारित करने का? पहला, सम्राट के अधीन रहते हुए भारतीयों को स्वशासन का अवसर देना, सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहते हुए सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अवसर प्रदान करना। तो भारतीयों को शासन शक्ति सौंपना, भारतीयों को अपना भारत वापस सौंपना, ये उसका उद्देश्य था। दूसरा है, भारतीयों का शासन धीरे धीरे प्रदान किया जाए, एकदम से प्रदान न किया जाए। भारतीयों को शासन देने से पहले उसकी प्रशासनिक दक्षता का विकास किया जाए। वाकई प्रशासनिक दक्षता है ना, काम कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, जिसका डेवलपमेंट। तो इस एक्ट से भारत के प्रशासन को और जटिल बना दिया और आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई, आंशिक रूप से। अब इसके प्रावधान क्या क्या थे? भारत सचिव की स्थिति में परिवर्तन गया, इंडियन सेक्रेटरी के पोजीशन में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? 1858 के अनुसार भारत के जो मामले थे उसकी देखभाल करते चला रहा था इंडियन सेक्रेटरी। और इस एक्ट द्वारा उसकी स्थिति और भी अच्छी हो गई और भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 या अधिक से अधिक 12 कर दी गई। एक और भारतीय सदस्य को बढ़ा दिया गया क्योंकि भारत सचिव के कुछ कर्तव्य प्रांतीय सरकारों को सौंप दिए गए। तो दूसरा है हाई कमिश्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त। हर देश में उच्चायुक्त होते हैं, ये 1919 की देन है। एक प्रतिनिधि इंग्लैंड में नियुक्त होगा जिसको हाई कमिश्नर कहा जाएगा। और भारत के हाई कमिश्नर को भारत सरकार से वेतन मिलता था और वो इंग्लैंड में रहने वाली भारतीयों के कल्याण की देखभाल करता था। हाई कमिश्नर का काम था, उसको पेमेंट भी मिलता था और जो इंग्लैंड में जितने भारतीय इंडियन हैं उनके कल्याण की देखभाल करना, उनके हितों के लिए काम करना। गवर्नर जनरल की परिषद का केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। चौथा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में परिवर्तन, चेंजेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और सदस्यों के अधिकारों को भी बढ़ाया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन थे, राज्यसभा और विधानसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट, कॉपर हाउस, अपर हाउस और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल था। उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 सदस्य होते थे, टोटल 60 मेंबर, जिसमें 33 सदस्यों का चुनाव होता था, मेंबर्स के इलेक्शन होते थे, 33 मेंबर्स के इलेक्शन होते थे और अन्य सदस्यों का नामांकन किया जाता था और सदस्यों की संख्या राज्यसभा में अधिक होती थी।
अब राज्यसभा में 143 मेंबर्स होते थे, टोटल 143 मेंबर्स। और उच्च सदन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता था। और राज्यसभा का कार्यकाल 3 वर्ष होता था। राज्यसभा का कार्यकाल 3 वर्ष होता था। इसमें 143 मेंबर्स होते थे, जिसमें 104 मेंबर्स चुने हुए होते थे। मतदाता वही व्यक्ति होते थे जो आयकर या बिक्री कर देते थे। अपन ऊपर पढ़े ना, जो आयकर या बिक्री कर देते थे वही वोटर होते थे। पांचवा पॉइंट है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया, राज्य सूची पर राज्य को दिया गया, और अलग अलग विषयों का निर्धारण किया गया। ये केंद्र के विषय हैं, ये राज्य के विषय हैं। कल बताई थी अलग अलग, तो कल केंद्र और राज्य के विषय को अलग अलग किया गया। और जो बचता था, जो सब्जेक्ट बच जाते थे, उस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। द्वैध शासन का प्रारंभ। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची। द्वैध शासन का प्रारंभ यानी राज्य का सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची, DRC। और द्वैध शासन का अर्थ है कि एक सरकार के जो कुल कार्यकारिणी के अधिकार होते हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक पर अलग अलग व्यक्तियों को कार्यान्वयन किया जाता है, अलग अलग अधिकार दिया जाता है। तो भारत के प्रांतों में भी यही व्यवस्था लागू की गई। और प्रांत के कुल कितने विषय थे? संरक्षित और हस्तांतरित, कल भी बताई थी इसको। रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व में वित्तीय, राजस्व, न्यायिक, पुलिस, समाचार पत्र पर नियंत्रण, रेल, मोटरयान, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद। प्रशासनिक अधिकार क्या था? इंग्लैंड के सम्राट का भारत सचिव के माध्यम से इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण, भारत पर सम्राट के माध्यम से नियंत्रण। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से प्रांतों के गवर्नर और कार्यकारिणी को अधिकार था। अब हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, लोक कार्य, कृषि, उद्योगों का विकास, सहकारी समितियां, जन कल्याण के कार्य, पब्लिक वर्क और उचित प्रशासन का दायित्व भारतीयों पर दिया गया, भारतीय मंत्रियों के हाथ में दिया गया। और मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट कौन करता था? गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट है सिविल सेवा से संबंधित व्यवस्थाएं, इंडियन सिविल सर्विस। इसमें भर्ती के संबंधी नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया। प्रत्याशियों का चयन और उसकी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, और अधिकतम 5 सदस्य की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। ये हुआ 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके दोष क्या क्या थे? दोष, द्वैध पद्धति को, द्वैध शासन प्रणाली को एक प्रयोग के रूप में प्रारंभ की गई। इसके कुछ पहला भारत के गवर्नर जनरल और परिषद को अत्यधिक अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को बहुत ज्यादा पावर दिया गया था, जिसका उन्होंने हमेशा ही दुरुपयोग किया है। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की स्थापना एक बुलावा मात्र थी। हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देगी करके हमारे साथ बुलावा किया गया, छलावा किया गया। तीसरा, मंत्रियों के एक संयुक्त बैठकों की व्यवस्था, ज्वाइंट मीटिंग की व्यवस्था की गई मिनिस्टर्स की। और चौथा, जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया। कैटेगरी बेस, कास्ट बेस पे इसमें जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। और सिख, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन, ये सब अलग अलग विषयों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों पर विभाजन के आधार पर तर्क संगत नहीं थे। जो प्रांतीय विषय बांटे गए थे वो तर्क संगत नहीं थे। रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो बांटे गए थे वो क्लियर नहीं थे। ये हुआ इसकी आलोचनाएं। अगला है, मंत्रियों को वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई थी, और मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व था वो भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। और आर्थिक, फाइनेंशियल जो अभाव, कठिनाइयों से जूझ रहा था, वो इस कारण हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड विषय को लागू नहीं किया गया। और जो धनाभाव के कारण जो भारतीय मंत्री थे, इंडियन मिनिस्टर थे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे थे, अपने रिस्पॉन्सिबल अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूरा भार जो है नौकरों पर था।
जो प्रशासन का मूल भार वास्तव में सरकारी नौकरी पर था और नौकरशाही बढ़ते जा रही थी, ब्यूरोक्रेसी। मताधिकार आर्थिक क्षमता और पद के आधार पे, वोट देने का अधिकार आर्थिक क्षमता, कितना आपका शेयर है और कौन से पद पर हो, मजिस्ट्रेट पढ़े ना पर, उसके आधार पे। निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिकता और वर्ग पर आधारित। इस तरह इतने सारे इसमें दोष थे। 1919 में क्या होता था, कृषि मंत्री के पास कृषि विभाग नहीं होता था, इससे उसका कोई संबंध नहीं होता था। तो इससे क्या होता था, मंत्री असहाय और शक्तिहीन हो जाते थे और प्रत्येक मामले में सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। मंत्रियों की नियुक्ति और पद मुक्ति जो है गवर्नर द्वारा की जाती थी और उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए वो अवसर थे। जैसा गवर्नर का आदेश होगा वैसे ही काम करेंगे। इस तरह से अब द्वैध शासन असफल होने के पीछे तत्कालीन राजनीतिक और प्राकृतिक परिस्थितियां थी। इस कारण द्वैध शासन असफल हुआ और 1920 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ने से सरकार की कमर तोड़ दी और जलियांवाला बाग की जो त्रासदी थी, खिलाफत आंदोलन से देश की राजनीतिक व्यवस्था और भी चरमरा गई। ये तो हुए इसके दोष। अब क्या क्या अच्छा काम हुआ है, मूल्यांकन। भारतीयों में लोकतंत्र के प्रति आस्था जागृत हो गई। लोकतंत्र, हमको अब हमारा शासन मिल जाएगा, जनता का शासन, हमारा भारत हमको वापस मिल जाएगा। प्रांतों में भारतीयों को मंत्री पद पर स्थापित किया गया, प्रांतों में भारतीयों को मंत्री पद दिया गया और स्थानीय निकायों के प्रशासन में भारतीयों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। लोकल गवर्नमेंट में इंडियन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और लोक सेवा आयोग का गठन जो आज भी है, आप लोग परीक्षा देते हो, इतनी तैयारी करते हो पीएससी का, तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 में हुआ था। भारतीयों में प्रशासनिक दक्षता का विकास, भारतीयों में प्रशासनिक दक्षता का विकास किया ताकि वो अपने शासन को संभालने लायक बन सके, क्योंकि 350 साल तक तो पूरे अपन उसके इसमें थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो शासन कैसे संभालते, इसलिए उनको डेवलपमेंट किया गया। इस तरह से ये 1919 का जो है एक्ट है वो अब आगे बढ़ा। तो हम कैसे आगे बढ़ा, अपना अपना माइंड म्यूट कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919 से फिर चल के थोड़ा आगे बढ़ा तो ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन लीगल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो समय के दस्तावेज पर सशक्त हस्ताक्षर कहा गया है। और इस एक्ट द्वारा भारत में संघीय प्रणाली की नींव रखी गई और भारत के वर्तमान संविधान का मार्ग प्रशस्त किया। जो हमारा संविधान है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देन है। तो 2 अगस्त 1935 को ये पारित किया गया और इसमें टोटल सेक्शन थे 278, 16 परिशिष्ट थे और फिर से इसमें 20 सितंबर 1935 को संशोधन किया गया और इसके टोटल सेक्शन हो गए 321 और 10 परिशिष्ट। तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसकी कोई उद्देशिका नहीं थी, प्रियम्बल नहीं था, एक्ट विदाउट ए प्रियम्बल, इसमें कोई भी उद्देशिका नहीं थी। अब इसके प्रावधान है, भारत में स्थायी परिवर्तन किया गया। क्या स्थायी? प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना, भारत में संघीय प्रणाली की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इसके अनुसार केंद्र और प्रांतों की सरकारें स्थापित की गई और संघीय सरकार का मुख्यालय था अध्यक्ष, उसका जो कार्यकारिणी अध्यक्ष होता था वो गवर्नर जनरल होता था। दूसरा, ये द्वैध शासन की स्थापना, डायरेक्सी एट सेंटर, डायरेक्सी इन द फेडरेशन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र के कुल विषय थे रिजर्व और ट्रांसफर, संरक्षित और हस्तांतरित। तो संरक्षित जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के पास थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो भारतीयों के पास थे। इस तरह ये 2 पार्ट में बट गया था। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रांतों में दोहरा शासन को समाप्त करने पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि प्रांतों को सौंपे गए विषय पर प्रांतों का अधिकार हो और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की, प्रांत मतलब जानते हो ना, स्थापना हो और प्रत्येक प्रांत में मंत्रिमंडल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और ये
जो प्रांत का गवर्नर है मंत्रिमंडल के सलाह से कार्य करता था और राज्यों की जो प्रांतीय विधानमंडल है यहाँ स्थापित किए गए। इस प्रकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई और भारत सचिव की परिषद का अंत किया गया। भारत सचिव के पद को खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया। एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। विधायी शक्तियों का विभाजन, पार्टीशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी कि सरकार और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को बांटा गया, विभाजन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब पहला विषय था संघ सूची, केंद्रीय सूची, फेडरल लिस्ट। इसमें 59 सब्जेक्ट होते थे। फिर प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट या स्टेट लिस्ट, इसमें 54 सब्जेक्ट होते थे। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, 36 सब्जेक्ट होते थे। तो इनको कानून बनाने का अधिकार कैसे दिया गया? सम सूची को केंद्रीय विधानमंडल को केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय सूची में प्रांतीय विधानमंडल यानी राज्य को दिया गया। समवर्ती सूची, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते थे। जो अवशिष्ट शक्तियां थी, बची कुछ शक्तियां गवर्नर जनरल में नियुक्त की गई। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि इसमें आप कानून बना सकते। संघ सूची में कौन से सब्जेक्ट आते थे? प्रतिरक्षा, विदेशी डाकसार, जहाजरानी। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल व डाकसार और जहाजरानी, ये सब्जेक्ट आते थे। राज्य सूची में शिक्षा, मालगुजारी, पुलिस, जनस्वास्थ्य। शिक्षा, मालगुजारी, पुलिस, जनस्वास्थ्य। अब समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, वसीयत, न्यास, आपराधिक विधि, प्रेस, खान, श्रम कल्याण, ये आते थे। समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, वसीयत, न्यास, आपराधिक विधि, प्रेस, खान, श्रम कल्याण आदि आते थे। केंद्र को कानून बनाने का अधिकार कब होता था? यदि बाहरी युद्ध और अशांति फैलने की दशा है, या प्रांतों के विरुद्ध कुछ करना है, या 2 से 2 अधिक प्रांत सहमति से प्रार्थना करे, या केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानून विरोधी होने पर केंद्र के कानून को प्रभावी माना जाता था। 6वां है संघीय कार्यपालिका, फेडरल एग्जीक्यूटिव। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो होता था भारत का गवर्नर जनरल होता था और उसका अपॉइंटमेंट ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सलाह से ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था और वो भी 5 वर्षों के लिए। और इसको 2,50,800 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता था और वाइसराय और गवर्नर जनरल के पद अलग अलग कर दिए गए। गवर्नर जनरल जो था वो अनेक कार्यपालिका विषयक कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिमंडल का गठन करता था और गठन स्वयं गवर्नर को करना होता था और बैठक की अध्यक्षता करना या न करना गवर्नर जनरल के ऊपर निर्भर करता था। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए। कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे? इसमें मंत्रिमंडल की सलाह या राय आवश्यक नहीं थी। परिसंघ में वित्तीय सुरक्षा निश्चित करना। दूसरा, शांति भंग की आशंका संकट निवारण करना। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, लोक सेवकों के हितों की सुरक्षा करना, देशी राज्यों के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना, कानूनी मामलों में राय हेतु महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करना, संवैधानिक व्यवस्था से शासन न चलाए जा सकने पर आपातकाल की घोषणा करना और कार्यपालिका कार्यों को अपने विवेकानुसार निष्पादित करना। अनुसार कार्य कर सकते थे, मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक नहीं। विधानमंडलों का विस्तार, एनलार्जमेंट ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव। इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या को बढ़ाई गई, वृद्धि की गई। तो 2 सदन होते थे, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। फेडरल असेंबली में सदस्य संख्या थी 375। 125 जो है देशी रियासतों में से थे और 250 प्रांतों से। और दूसरा था राज्य परिषद सदस्य संख्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, 260 और 156 ब्रिटिश भारत के होते थे। 104 रियासतों के प्रतिनिधित्व होते थे। तो प्रत्येक प्रांत में एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। विधानमंडल के भी 2 सदन होते थे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो है निम्न सदन होती थी। ये 1935 की ही देन है जो विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था और विधानसभा का
और विधान परिषद उच्च सदन माना जाता था। पार्लियामेंट्री बॉडी स्थायी सदन होता था। 1/3 सदस्य जो है प्रति 3 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायरिंग एवरी 3 ईयर। अभी भी है नियम, अभी भी है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। केंद्रीय और राज्यों के निर्मित कानून को निरसन और संशोधन करने की शक्तियां ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही थी। 9वां है फेडरल जुडिशियली, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। ये दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और एक्ट के भाग 9 धाराएं 200 से 231 में संघीय न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया और इस न्यायालय का कार्य था भारत सरकार अधिनियम की व्याख्या करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की व्याख्या करना और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना और इस कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट में अपील प्रिवी काउंसिल को जाती थी। संघ न्यायालय के डिसीजंस के अगेंस्ट में अपील प्रिवी काउंसिल को जाती थी। और फेडरल कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता था और 6 अदर जजेस होते थे और ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते थे। इनकी नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा की जाती थी और इनको पद से कब हटाया जाता था? यदि शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं दुराचार के कारण तो इनको पहले इनकी राय प्रिवी काउंसिल की राय के लिए भेजा जाता था। उनकी राय लेने के बाद इनको हटाया जाता था। अब फेडरल कोर्ट के जुडिक्शन है क्षेत्राधिकार, संविधान की रक्षा करना, विधान एवं संविधान का निर्वचन करना, इंटरप्रिटेशन करना, केंद्र और राज्यों के विवादों का निपटारा करना। इसमें हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट में अपील सुनना, गवर्नर जनरल को समय समय पर कानूनी जानकारी देने की अधिकारिता थी, परामर्श संबंधी अधिकारिता थी, एडवाइजरी, जुडिक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट। जज के क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए? 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट रह चुका हो, 5 ईयर एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में और इंग्लैंड के बैरिस्ट्री में 10 वर्ष का अनुभव हो, 10 लीडर रह चुका हो तो इस कोर्ट तभी इसको बनाया जा सकता था। इस कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता था। वही व्यक्ति जज हो सकता था जो भारतीय सेवाओं का व्यक्ति रहा हो। चीफ जस्टिस 15 ईयर, 15 साल। और इसके वेतन भत्ते प्रिवी काउंसिल से वेतन, पेंशन ड्यूटी निर्धारित था। संघ न्यायालय जो संविधान का रक्षक कहा जाता था। मुख्य उद्देश्य था इसकी स्थापना का संघीय विधियों की व्याख्या करना, में जो कानून बना है उसकी व्याख्या करना। तो भारत जो संघीय था उसका जीवन बहुत कम रहा और भारत का यह प्रथम संघीय न्यायालय था और इस कोर्ट की स्थिति संवैधानिक कही जा सकती है। इस कोर्ट का जो कार्यकाल था वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और कोर्ट ने न्याय के उच्च आदर्शों को महत्व दिया, उच्च सिद्धांतों को महत्व दिया और भारत में 1950 में भारत में उनका संविधान लागू किया गया और संघ न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का आधार था न्यायालय को ही है। फेडरल कोर्ट के विभिन्न जो प्रावधानों को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और न्याय के क्षेत्र के साथ संघ न्यायालय के कार्य के प्रति स्वतंत्र भारत सदैव ऋणी रहेगा, ऐसा शब्द कहा गया। 10वां पॉइंट है उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान। प्रांतों के लिए जितने भी स्टेट हैं सबके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और धारा 219 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, पटना, लाहौर, अवध के चीफ कोर्ट और मध्य प्रांत और बरार के जुडिशियल कमिश्नर की अदालतों को हाई कोर्ट मान लिया गया और हाई कोर्ट के गठन की अधिकारिता जो है वो सेक्शन 220, 221, 223, 226 में किया गया। 11वां है सिविल सेवाओं एवं संघ लोक सेवा आयोग का गठन। सिविल सेवाओं को ब्रिटिश सम्राट के प्रसाद पर्यंत रखा गया और इसमें भर्ती हेतु केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आयोग का कार्य क्या था? लोक सेवाओं में भर्ती करना, समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं लेना, लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, क्षतिपूर्ति विषयक मामलों का निपटारा करना, लोक सेवकों की भर्ती व सेवा नियम बनाने का भी इनको अधिकार दिया गया। 12वां है रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में हुई। राज्यों की केंद्र और राज्यों के राजस्व को करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें एक गवर्नर और 2 उप गवर्नर
और 15 निदेशक होते थे। 15 निदेशक में 8 निर्वाचित और 7 मनोनीत होते थे। और रिजर्व बैंक की जो मुद्रा होती थी वो सोने या चांदी की होती थी। और इस एक्ट की धारा 152 ये उच्च न्यायालय के परामर्श से गवर्नर द्वारा किया जाता था। कम से कम 5 वर्षों का काल कर चुका हो। और अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता था और नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती थी। अभी भी ये है पीएससी द्वारा ही जजेस की नियुक्ति होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर महाअधीक्षक ऑडिटर जनरल महाअधीक्षक की नियुक्ति राजस्व के अटेंशन ऑडिट के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा महाअधीक्षक ऑडिटर जनरल के पद को बनाया गया। और संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनके भी क्वालिफिकेशन होते थे। और एजी की जो रिपोर्ट होती थी वो विधानमंडलों के पटल पर रखी जाती थी। संविधान में संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी गई। और संशोधन की प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई कि संशोधन प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव 6 माह के भीतर भारत सचिव को भेजा जाता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करता था। एन एक्ट विदाउट ए प्रियम्बल, बिना उद्देशिका के ये एक्ट था। रेलवे प्राधिकरण की स्थापना, इसमें 7 सदस्य होते थे। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करती थी और इनका काम था रेल पथ सामग्री का निर्माण करना, रखरखाव करना, रेलों का संचालन करना, रेल यात्रियों की सुरक्षा करना और दुर्घटना विषयक मामलों की जांच करना। तो रेलवे प्राधिकरण के डिसीजन से जो है संघ न्यायालय को जाती थी। वर्तमान जो भारतीय संविधान है वो काफी हद तक 1935 के एक्ट के अनुरूप है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की जो संबंधित व्यवस्थाएं हैं इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये हुआ 1935 के एक्ट। इसमें दोष क्या थे? नेहरू जी ने कहा कि ये दास्ताकालीन चार्टर था, यानी हमको दास्ता में रखते रखते ऐसा चार्टर जारी कर दिया गया। कीथ ने कहा कि एक छलावा मात्र था। तो इस एक्ट के जरिए भारतवासियों से ये कहा गया कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया, जबकि ब्रिटेन वासियों से यह भी कहा गया कि इस एक्ट के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब ब्रिटेन वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ और भारत को सब कुछ दे दिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक्ट हमको संतुष्टि करने के लिए एक दस्तावेज मात्र था। तो अभी इसमें क्या क्या ये हुआ? भारतीय जनमानस के प्रतिकूल था, हम लोग की भावनाओं के अगेंस्ट में था और केंद्रीय विधानमंडल में सांप्रदायिकता को महत्व दिया गया था, राजनीतिक विषमताओं से भरा पड़ा था और गवर्नर को बहुत अधिक पावर दे दिए गए थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थे। और कहने के तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, लेकिन व्यवहार सारी गवर्नर जनरल के ऊपर थी। और केंद्रीय व्यवस्था में की एकात्मकता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। एकात्मकता जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि गवर्नर जनरल, सम्राट, रेलवे प्राधिकरण, संघीय मंत्रिमंडल ये अलग अलग बढ़ गए, अलग अलग इनके सदस्य बढ़ गए। और विधानमंडल को उच्च सदन था विधानमंडल का, उसमें पैसे वाले, धनी और निस्वार्थ वाले ही व्यक्तियों का जमवाड़ा रहता था और देश की प्रतिरक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, उपेक्षा की गई। और संघ में भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संविधान बहुत ही कठोर था और प्रवृत्ति जो है सांप्रदायिक। अब ये तो हो गया इसके दोष। अब कौन कौन से अच्छे काम किए इन्होंने? रिजर्व बैंक की स्थापना की, सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की, सिविल सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की, रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की, संघ न्यायालय की स्थापना, विधायी शक्तियों का इन्होंने विभाजन किया संघ राज्य और संवत्ति में, और भारत में संघीय प्रणाली की नींव रखी और प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई। ये हुआ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जितना ही पढ़ेंगे। समझ आया सबको? समझ आया? यस मैम। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एनी क्वेश्चन?